हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एग्रीकल्चर। और अपने इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हर टाइप से, क्योंकि यह पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ है। और साथ ही में हम इस चीज़ को भी देखते हुए आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उस पॉइंट्स को हमने विशेष तौर पर हाईलाइट किया हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसे आपका एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को लेकर क्वेश्चंस आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स लैंड कल्टीवेशन। सिंपल सी बात है, आप ज़मीन पर भूमि पर जो भी खेती बाड़ी का काम करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। अब एग्रीकल्चर के ही अंदर जो पशुपालन है, मतलब जो मछली का काम होता है, वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड होता है और इसको प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। At present, in different parts of India, the types of farming being carried out the primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming। हमारे इंडिया में मतलब बेसिकली 3 तरीके की फार्मिंग जो है चल रही है और तीनों को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा कि ये बेसिकली होते क्या हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग एंड यूज प्रिमिटिव टूल्स। द फार्मर्स डू नॉट यूज फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब प्रिमिटिव के अंदर जो है छोटे छोटे खेत होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे बिखरे मतलब उनका ज़मीन होता है और उसी में वो ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि पुराने टाइम पे भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें बड़ा यूज़ कर ही नहीं सकते। और बेसिकली इसमें जो किसान है जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो अपने लिए, अपने खुद के खाने के लिए करते हैं और इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता, ना ही वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ करते हैं बीज का। तो ये हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज कैरीड आउट इन द एरियाज विद द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये वहाँ किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन प्रेशर है कि ज़मीन तो है कम, खाने वाले हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर चलता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पर मशीन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ किया जाते हैं ताकि कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल हो सके और जो भी पॉपुलेशन का प्रेशर है उसे ठीक कर सकें। और इसके अलावा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तब भी करते हैं जब हमें किसानों को प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ पर वो अपने लिए करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या वो बेचने के पर्पज से करते हैं। थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका कमर्शियल फार्मिंग क्या है? जिसके अंदर हायर डोजेज ऑफ जितने भी मॉडर्न ज़माने के इनपुट्स आए हैं उसको यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके और उसको बेच सकें। जैसे ही कॉमर्स का नाम आ गया, समझ लो कॉमर्स मीन्स बिजनेस, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट। मेन इनका मकसद क्या होता है? मतलब किसानी करके भी ये प्रॉफिट कमाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर 3 क्रॉप सीजन्स है। ये इसको लेकर भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे शॉर्ट टाइप में, एमसीक्यू में, या फिर नॉर्मली आपसे पूछ भी सकते हैं कि कौन से 3 क्रॉप सीजन्स होते हैं, आप डिफाइन करो या उस के बारे में एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली हमारे इंडिया में 3 क्रॉप सीजन है, खरीफ है, रबी है और जायद है। खरीफ क्या होता है? इट स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड कंटिन्यूज टिल द बिगनिंग ऑफ विंटर। खरीफ की जो सीजन्स होते हैं वो स्टार्ट कब होते हैं? और जैसे ही मानसून आता है तो उसका सीज़न स्टार्ट होता है और कंटिन्यू जब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि विंटर की स्टार्टिंग नहीं हो जाती। मतलब जून से लेकर अक्टूबर तक खरीफ सीजन होता है। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? राइस है, मेज है, मिलेट है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, मूंग है, उड़द है, एटसेट्रा है। तो ये सारी जो चीज़ें ना ये भी याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार ना आपको ग्रुपिंग कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन से खरीफ क्रॉप का जो है एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ना आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है क्या है? रबी क्रॉप। इट स्टार्ट विद द बिगनिंग ऑफ विंटर। ये बिगनिंग ऑफ विंटर से मतलब जहाँ खरीफ खत्म होता है वहीं से इसकी शुरुआत होती है एंड कंटिन्यूज टिल द बिगनिंग ऑफ समर, और समर तक चलता है, मतलब अक्टूबर से लेकर जून तक का इसका टाइम पीरियड होता है। द रबी क्रॉप इंक्लूड वीट, बार्ले, ग्राम एंड ऑयल सीड। थर्ड इज जायद। दिस इज़ द शॉर्ट क्रॉप सीजन इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन मतलब रबी और खरीफ दोनों के बीच में जो ना 2 से 3 महीने का टाइम रह जाता है, तो जिसके अंदर कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, फैरर क्रॉप्स हो गए। तो ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं जायद के अंदर।
अब नेक्स्ट है क्या, इंडिया produces a wide variety of crops, namely cereals, pulses and oil seeds, और फाइबर क्रॉप, बीवरेज क्रॉप, कैश क्रॉप। तो इंडिया में जो है बहुत ही वैरायटी के क्रॉप होते हैं, जिसमें से मेनली आपके क्या क्या हैं, केरल्स है, राइस है, वीट है। तो वो चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और स्पेशली राइस और वीट में तो आपसे पूछ लेंगे कि इसको मतलब कि कल्टीवेशन के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और कितने रेनफॉल की ज़रूरत होती है। बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अनाज से ना हमारा टोटल क्रॉप एरिया का 3/4 तो पूरा का पूरा अनाज से ही कवर रहता है। मेनली हमारे यहाँ क्या है, राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मेज है, पल्सेस है, लेकिन मेनली हम इन दोनों के बारे में जानेंगे इन्फॉर्मेशन। राइस को चाहिए होता है टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, तभी इसका सीज़न भी आप क्या देख रहे हो गए सर्दियों में देख रहे हो, सॉरी, आप इसका जो है मतलब इसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो है 20 डिग्री से 27 डिग्री जहाँ पर टेम्परेचर रहेगा वहीं पे राइस का हो सकता है। और राइस के लिए आप जो है पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से आप ये बारिश के टाइम पे लगभग होता है। एंड रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और इसको बारिश कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर के अबव चाहिए। नेक्स्ट वीट है, इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 16 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सर्दियों के मौसम में होता है, जिसको टेम्परेचर चाहिए होता है 16 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल बिटवीन 50 टू 75 सेंटीमीटर, और रेनफॉल इसको कितना चाहिए होता है 50 टू 75 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर गेहूँ का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके जो कुछ क्रॉप हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट तो हैं ही, फाइबर क्रॉप आपसे एग्जांपल पूछवा लेंगे, बीवरेज क्रॉप, कैश क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो फाइबर क्रॉप कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो ये सारे फाइबर क्रॉप है जिसको कि इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है। बीवरेज क्रॉप क्या हो गया, टी एंड कॉफ़ी आपके बीवरेज क्रॉप हो गए। कैश क्रॉप आर शुगर केन, रबर, टोबैको, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल। मतलब जिसका मेनली प्रोडक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि मतलब पैसा के लिए, उसमें खाते हम तुरंत नहीं है, उसको पहले वो इंडस्ट्री में जाता है, कन्वर्ट होता है यूज़, तो वो आपके जो क्रॉप हैं वो कैश क्रॉप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, किसानों को आपने वैसे भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको इतना कुछ मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाती रहती है, टेक्नोलॉजिकल कभी इंस्टीट्यूशनल। तो किसानों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और नॉर्मली भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसको लेकर जो है आपसे पूछेंगे कि तो आपको ये सारा पॉइंट जो है वहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट है जैसे कि क्या क्या हुआ है चेंज, अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम से लेकर अब कि मतलब एग्रीकल्चर में कितना डेवलपमेंट हो गया है अब। पर्सियन व्हील हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वाटर पम्प। पुराने टाइम पे जो पानी इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील का यूज़ किया जाता था, उसको रिप्लेस किया गया है किससे, वाटर पम्प से। प्लफ को रिप्लेस किया गया है टिलर से। हैरो ड्रोन बाई ट्रैक्टर एंड बुलक कार्ट बाई ट्रक। फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई ड्रिप इरीगेशन। पहले जो है मतलब इरीगेशन का ही भी ये मेथड है कि खेतों में पूरा का पूरा पानी भर देते थे, पूरा जैसे बाढ़ सा आ गया वहाँ पर, और वहाँ उसी से इरीगेशन होता है। लेकिन अब क्या, उसको ड्रिप इरीगेशन किया जाता है ताकि कम पानी में और अच्छी तरीके से फसलों को पानी भी मिल जाए। केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस किया जा रहा है बायो फर्टिलाइज़र से। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, उसको खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिस वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है बायो फर्टिलाइज़र से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बाद जो है चावल और गेहूं में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था और इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट भी हो गया था। वरना उससे पहले हमें दूसरे देश से चावल और गेहूं मंगवाना पड़ता था, उसको इंपोर्ट कराना पड़ता था। तो इस वजह से जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, वाइट रिवोल्यूशन आया, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है अनाज को, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए आया था। गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। जमींदारी सिस्टम की वजह से भी जो फार्मर्स थे वो पिस रहे थे बुरी तरीके से, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। रेडियो एंड टेलीविज़न इन्फॉर्म द फार्मर्स अबाउट न्यू इम्प्रूव टेक्निक ऑफ फार्मिंग। रेडियो पे, टेलीविज़न पे, हर जगह फार्मर को इन्फॉर्म किया जाता है कि किस तरीके से आप फार्मिंग की टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये सारे जो हैं कुछ चेंजेस है। रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी जो है स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू द फार्मर को, ताकि आसानी से फंड्स मिल सके। तो इसके लिए रूरल बैंक्स बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें वो उनके में बैलेंस हो ना हो वो क्या कर सकते हैं, अपने खेती बाड़ी का सामान वो खरीद सकते हैं। तो इसके लिए जो है किसानों के लिए ये सारा कुछ स्टार्ट किया गया है। अब क्या है, किसानों की तो हेल्प कर दी। अब हमारे सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं,
तो अमीर से लेकर गरीब तक। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए यार गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन है नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने किसको डिज़ाइन किया हुआ है? नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, जिसके अंदर दो मेनली कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। फर्स्ट इज बफर स्टॉक एंड बी इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक के अंदर क्या है? गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे, जो आपका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे अनाज जो है किसानों से खरीद कर इकट्ठा करती है। और बफर स्टॉक का मकसद ही होता है कि कम से कम 5 से 10 साल तक के लिए, मतलब इतना वो अनाज इकट्ठा कर लेती है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए देश पे, तो 5 से 10 साल तो पूरे देश को वो खिला सकते हैं। तो इस तरीके से वो बफर स्टॉक मेंटेन करती है। और दूसरा क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो राशन कार्ड की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो भी गरीब हमारे सेक्शन मतलब सोसाइटी के अंदर होते हैं, उनको वो उसमें बंटवा देते हैं ऐसे राशन का। वो किसी किसी को कुछ सस्ते रेट पर, तो किसी किसी को कुछ फ्री में। तो इस तरीके से जो है पूरा मेंटेन चलता है। और उसके बाद जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट जो है हर साल क्या करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है कि हाँ आप जो है किसानों को, मतलब एक मोटिवेशन दिया जाता है कि हाँ आप अपना चावल गेहूँ जितना मन करे उपजाओ, तो और आपसे अगर कोई भी नहीं लेगा ना, तो कम से कम इस प्राइस पे हम तो ले ही लेंगे। तो इस वजह से फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होता है, उससे सारा का सारा अनाज जो भी किसान बेचना चाहे वो कौन ले लेती है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसको कहाँ पे रख देती है? बफर स्टॉक में रख देती है, बफर स्टॉक में रख देती है। इसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चलता रहता है, और साथ ही में वो इस चीज़ को भी मेंटेन करके रखते हैं कि फ्यूचर में हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर एग्रीकल्चर, जिसके हमने नोट्स करे हैं। और आपका जो है सारा नोट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। तो जो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें और एक इंस्पिरेशन मिले कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते रहें।